नमस्कार। 5 सालों के बाद प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई है। ये गालवान के बाद रिश्तों में जो ठहराव आया था उसमें एक नई हलचल पैदा कर रहा है, जिसका दोनों देशों के रिश्तों और कारोबार पर अच्छा खासा असर पड़ेगा। इस बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भी कि शांति समृद्धि दोनों देशों की प्राथमिकता होनी चाहिए। एक्सेलेंसी, आपसे मिलकर खुशी है और जैसा आपने कहा 5 साल के बाद हमारी ये फॉर्मल मीटिंग हो रही है। हमारा मानना है कि भारत और चीन के संबंधों का महत्व केवल हमारे लोगों के लिए ही नहीं, लेकिन वैश्विक शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए भी हमारे संबंध बहुत अहम है। एक्सेलेंसी, सीमा पार पिछले 4 वर्षों में उत्पन्न हुए मुद्दों पर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी हमारे संबंधों का आधार बने रहना चाहिए। आज इन सभी विषयों पर बात करने का अवसर मिला है। मुझे विश्वास है कि हम खुले मन से बातचीत करेंगे और हमारी चर्चा कंस्ट्रक्टिव होगी। धन्यवाद। लेकिन इस बैठक पर सबसे ज़्यादा नज़र कारोबार और कारोबारियों की भी है। कुछ बरस पहले तक भारत की होली दिवाली में भी पिचकारियों से लेकर लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां और बिजली की लड़ियां तक चीन से आ रही थीं। 2020 आते आते दोनों देशों के रिश्तों में नकली बंदूकों और टैंकों की जगह असली बंदूकें और टैंक चले आए। गालवान हुआ और कारोबार रोकने की बात चल पड़ी। हालांकि दोनों देशों के बीच इतना सारा लेन देन है कि इसे रोकना आसान नहीं था, और अगर आप आंकड़े देखें तो ये साफ होता है कि उस दौरान भी कारोबार चलता ही रहा। जो दरारें पड़ी उसके बड़े होते जाने का खतरा था। इसका कुछ असर कारोबार पर सबसे पहले दिखाई दिया। वित्त वर्ष 2022 में जो आपसी कारोबार 115.83 अरब डॉलर का था, वो 2023 में 113.83 अरब डॉलर पर सिमट कर रह गया। 2022 में आपसी कारोबार 115 का था। 2021 में ये आपसी कारोबार जो है वो 125.62 डॉलर का हो गया। जबकि यहाँ से वो दौर शुरू हो रहा था जब दोनों देशों का कारोबार बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। 2015 से 2020 के बीच ये कारोबार 100 अरब डॉलर तक नहीं छू सका था, लेकिन बीच के वर्षों में जो छलांग लगाई गई उसे गालवान ने पीछे धकेल दिया। अविश्वास की जो खाई पैदा हुई, इसने दोनों देशों के बीच पाबंदियों का औपचारिक अनौपचारिक जाल बिछा दिया। भारत में कई संगठनों ने चीनी सामानों के बहिष्कार की अपील शुरू कर दी। भारतीय रेलवे ने एक चीनी कंपनी से 471 करोड़ का करार रद्द कर दिया। BSNL को कहा गया कि वो चीनी टेलीफोन कंपनी हुआवेई के सामान इस्तेमाल ना करें। इसका ख्याल रखा गया कि दूसरे देशों से भी चीन में बना सामान ना आए। भारत में आयात होने वाले सामान पर मूल देश का नाम लिखना अनिवार्य किया गया। 2020 में ही ऊर्जा मंत्रालय ने साइबर सुरक्षा का सवाल उठाते हुए चीन से ऊर्जा आपूर्ति के उपकरणों का आयात नियंत्रित करने की सलाह दी। तो ये फैसले बेशक आसान नहीं थे। दोनों देशों के बीच इतने सारे सामान का लेन देन था कि सबको रोकना न संभव था और ना ही व्यवहारिक। तो इसको इस तरह से समझिए, भारत ने 2023 में चीन को 4,455 तरह के सामान भेजे। ये कुल 15.33 बिलियन डॉलर का निर्यात था, जबकि चीन से भारत ने 7,481 किस्म के सामान मंगवाए, जो कि 98.5 अरब डॉलर का आयात था। भारत वहाँ भेजता क्या है और भारत से वहाँ क्या जाता है, ये भी जान लें।
भारत वहां लौह अयस्क, इंजीनियरिंग का सामान और पेट्रोलियम उत्पाद भेजता है, जबकि चीन से इलेक्ट्रिकल मशीनरी, एटमी रिएक्टर और उसके हिस्से और रसायन आदि आए। लेकिन अब फिर से विश्वास बहाली की बात है और बीते 5 सालों का तनाव दूर करने की कोशिश है। फिर मामला बस कारोबार का नहीं, उस सियासत का भी है और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का भी, जिसमें दोनों देश कभी आमने सामने दिखते हैं, कभी एक दूसरे से दूर। भारत चीन के रिश्तों में एक बड़ी अड़चन पाकिस्तान है। चीन पाकिस्तान को लेकर ममता दिखाता रहा है। आतंकवाद को लेकर दोनों देशों में अलग अलग राय रही है। चीन कई आतंकियों पर भारतीय पाबंदी की राह रोकता रहा है। भारत और चीन के बीच फिलहाल रूस है, जो दोनों देशों के साथ खड़ा है। भारत के पड़ोसी देशों के साथ चीन के रिश्तों का सवाल भी अहम है। इतना ही कह सकता हूं कि पिछले 2 दिन में जो कदम हमने उठाए हैं, और ये कदम पिछले 2 दिन से हमारे सामने हैं, लेकिन इन पे जो काम हुआ है वो काफ़ी समय से काम चल रहा है। मैं ये कहूँगा कि इनसे हमारी एक तरह से जो प्रक्रिया है सामान्य रिश्ते बनाने के लिए, उनको वापस एक सामान्य रास्ते पे लाने के लिए, वो यात्रा एक तरह से चल पड़ी है। जैसा मैंने अपने जो मैं पहले कह रहा था कि जो ये restoration of peace and tranquility in border areas will create space for returning towards the path of normalization, मैं मेरा तात्पर्य इसी चीज़ की तरफ था कि जो पीछे अभी समझौता हुआ है उससे ये रास्ता अब खुल गया है। रास्ते पे अब चलने की हम दोनों को आवश्यकता है। और जहाँ तक ट्रस्ट का सवाल है, जो हम दोनों के बीच आगे चल के प्रोसेस होगा, प्रतिक्रिया होगी, उससे ट्रस्ट, हमारी आशा है कि उससे ट्रस्ट बढ़ेगा हम दोनों के बीच में। तो ये उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में धीरे धीरे सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे और दोनों देशों के बीच में ट्रस्ट बढ़ेगा। दोनों देशों के बीच में कारोबार पहले से भी काफ़ी है, तो इस वक्त आने वाला रास्ता जो है वो किस तरह से निकलेगा, किस तरफ निकलेगा, ये देखना ज़रूरी है। हमारे साथ इस वक्त 2 मेहमान जुड़े हैं। जयंत कृष्णा हैं, जो कि CEO और हैं फाउंडेशन फॉर एडवांसिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी और सीनियर फेलो हैं द सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़। और इसके अलावा हमारे साथ मेजर जनरल संजय मेस्टन हैं, रक्षा विशेषज्ञ। बहुत धन्यवाद आप दोनों का। जयंत कृष्णा जी, इस मुलाकात पे, इस बायलैटरल पे सबसे ज़्यादा निगाह कारोबार की थी कि चीन और भारत के बीच में कारोबार बहुत बड़ा एक हिस्सा है, तो अब उसे किस तरह से बल मिलेगा। तो ये भी समझना है कि जो टकराव गलवान में हुआ उसके पहले की जो स्थिति थी और इन पिछले 4 सालों में जो हालात रहे, उसमें क्या फ़र्क आया था आयात निर्यात, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के मामले में? देखिए नगमा, सच्चाई तो ये है कि भला पॉलिटिकली या डिप्लोमेटिकली एक पिछले 4 साल का फेज बहुत अच्छा ना रहा हो चीन और भारत के बीच में, लेकिन हमारा जो ट्रेड है वो बराबर बढ़ता गया। खास तौर से जो चाइनीज इंपोर्ट्स हैं इंडिया में, वो बराबर बढ़ता गया। लेकिन मुझे लगता है कि दोनों नेताओं के बीच में जो बात हुई है उसमें इसका भी कुछ सिलसिला जरूर डिस्कस हुआ होगा। जो हमारी ट्रेड डेफिसिट है वो इंडिया के अगेंस्ट है, चाइना के फेवर में है। करीब 85 बिलियन डॉलर की ट्रेड डेफिसिट है। अभी करंटली इंडिया जो है वो करीब सिर्फ 16-17 बिलियन डॉलर जो है वो एक्सपोर्ट करता है, और इंपोर्ट जो वो करता है वो 100 से ऊपर 102-103 बिलियन डॉलर वर्थ का चाइनीज इंपोर्ट्स जो इंडिया में आते हैं। और एक चीज और भी बताना जरूरी है कि जो टोटल इंपोर्ट्स भारत में होते हैं इंडस्ट्रियल गुड्स के, उसका 30% सिर्फ चाइना से आता है। तो ये एक अपने आप में एक काफी गंभीर विषय है, और इस समय चाइना भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर, स्पेशली जो चाइनीज इंपोर्ट्स की जो बात करें, उसका सबसे ज्यादा जो किसी भी कंट्री से इंडिया इंपोर्ट करता है वो चाइना है। तो इससे क्या हो रहा है, देखिए इस सबसे बड़ी इसमें जो समस्या ये है कि ये ट्रेड डेफिसिट इंडिया के अगेंस्ट है, और जरूरत इस चीज की है कि
मैं उम्मीद करता हूं कि दोनों नेताओं के बीच में इस पे कुछ डिस्कशन हुआ होगा कि ज्यादा ज्यादा ग्रेटर मार्केट एक्सेस जो इंडियन गुड्स की है वो चाइना में, उसके लिए रास्ते खुलें, वो बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि भारत को सिर्फ इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंसी ना करके ज्यादा एफडीआई चाइना से इंकरेज करना चाहिए। अगर आप देखिए जो भारत में एफडीआई आई है उसमें जो 20 टॉप कंट्रीज हैं उसमें चाइना का स्थान नहीं है। मेरा ख्याल 22वें या 23वें स्थान पे आता है। पिछले 4-5 सालों में मिला के टोटल एफडीआई सिर्फ 2.5 बिलियन डॉलर का चाइना का एफडीआई इंडिया में आया है। तो उसको बढ़ाने की जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। और अगर आप देखिए, आपने भी बताया इस प्रोग्राम में पहले, जो चाइना एक्सपोर्ट करता है वो इंडिया को ज्यादातर वो फिनिश गुड्स हैं। फिनिश गुड्स में वैल्यू एडिशन ज्यादा होता है, मार्जिन ज्यादा होते हैं, चाहे वो मशीनरी हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे टेलीकॉम इक्विपमेंट हो, फार्मास्यूटिकल हो, केमिकल्स हो। और भारत जो एक्सपोर्ट करता है चीन को, वो जनरली रॉ मटेरियल, आयरन और कपास और इस तरह की चीजें करता है। तो इसमें 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 एक आधारभूत, और ये आप चाइनीज इंपोर्ट्स को रोक नहीं सकते, क्योंकि हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। उसकी ये वजह नहीं है कि हम चाइना को बहुत लाइक करते हैं, लेकिन चाइना की जो प्रोडक्ट्स हैं वो बड़ी इकोनॉमिक हैं, बड़े कॉम्पिटिटिव हैं दुनिया के लैंडस्केप में। तो हमारे बिजनेस के लिए वो इंपोर्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन इसके साथ में मुझे लगता है भारत को चाइना के लिए रेड कार्पेट रोल करनी पड़ेगी। चाइना से एफडीआई यहाँ पे के लिए ज्यादा प्रोएक्टिविज्म दिखानी पड़ेगी। पर और जयंत कृष्णा जी, जिस तरह के रिश्ते रहे हैं चीन और भारत के, अभी एक सकारात्मक माहौल बना है, लेकिन हमेशा से एक अभी बात की है प्रधानमंत्री ने कि हम लोग एक दूसरे की सेंसिबिलिटीज को रिस्पेक्ट करें, पर एक म्यूचुअल ट्रस्ट की बात है जो गलवान के बाद और ज़्यादा घटा था। और इतिहास भी देखें तो लगातार इस ट्रस्ट डेफिसिट रहा है। वैसे में चाइनीज़ एफडीआई या चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर लाना कितना ज़्यादा मुमकिन हो पाएगा सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी? देखिए, मुझे लगता है नगमा, आज की दुनिया में जो जियोपॉलिटिकल जो पॉस्चरिंग होती है कंट्रीज की, उससे ज्यादा जो इकोनॉमिक म्यूचुअल डिपेंडेंस है वो बहुत जरूरी है। वो अगर हम लोग ज्यादा इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करेंगे चाइना और इंडिया के बीच में, तो जियोपॉलिटिकल टाइज भी इंप्रूव करेंगे। और पर चाइना और स्ट्रेटेजिक इंडिया के बीच में पहले भी काफी ज्यादा ट्रेड रहा, उसके बावजूद गलवान जैसी स्थिति हुई। हाँ, तो वो बहुत एक दुर्भाग्यपूर्ण चीज थी जो हुआ। लेकिन हम एक पास्ट की इस हैपनिंग्स को एक मुद्दा बना के आगे ना बढ़े, ये भी कुछ बहुत बुद्धिमत्ता की चीज नहीं होगी। मुझे लगता है तो ये बुद्धिमानी जो की चीज। बायलैटरल रही यहाँ पे जयंत कृष्णा, उसमें आपको लगता है कि ट्रेड जो है एक बड़ा फोकस रहा है, तमाम जो कारोबारी जगत है उसकी नजर इस पर लगी हुई थी, तो क्या एक्सपेक्टेशन है? मुझे लगता है नगमा, अगर आप देखिए जो कोविड हुआ उसमें पूरी दुनिया की कंपनियां के जो सारी मैन्युफैक्चरिंग या मेजर पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग चाइना में हो रही थी, उसके बाद उन्होंने देखा कि हम चाइना के अलावा एक दूसरी मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशंस भी ढूंढे, और उसमें इंडिया अग्रणी नंबर पे था। इट वाज फोरमोस्ट, लेकिन कुछ इन्वेस्टमेंट्स आए हैं उसके बाद, लेकिन उतने ज्यादा नहीं आए हैं। उसकी वजह है, जैसा कि हमारे इकोनॉमिक सर्वे में भी इस साल के कहा गया, कि अभी जो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन्स हैं वो चाइनीज में, चाइना में जो मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन्स हैं उनके साथ उसका इंटीग्रेशन नहीं है। अगर वो इंटीग्रेशन हम बढ़ाएंगे, अगर इंडिया इंटीग्रल पार्ट होता है जो चाइना के जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन है, अगर वो इंडिया उसमें एक प्लेयर सिग्निफिकेंट इमर्ज होता, पहले रहता, तो ये ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स हमारे पास आते, जो एफडीआई आते, और जो सप्लाई चेन्स का जो ऑल्टरनेट डेस्टिनेशन ढूंढ रहे हैं वो इंडिया में जितने आए उससे ज्यादा तादाद में, उससे ज्यादा मात्रा में, उससे ज्यादा वैल्यू के वो इन्वेस्टमेंट्स आते। तो मुझे लगता है ये एक सिर्फ हम एक जो ट्रस्ट डेफिसिट को दूर करने की जरूरत है। और इस समय अगर भारत और चीन ये सही माने में दोस्ताना निभा के आगे चलें, तो ये एक इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो दुनिया में इतनी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक एंटिटी के रूप में उभरेगा जिसका कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा। लेकिन जो ऐतिहासिक कॉन्फ्लिक्ट रहा है और जो बॉर्डर एरियाज पे, सीमा पर जो हमारे टकराव है वो अभी भी बने हुए हैं। मेजर जनरल संजय मैस्टन, यहाँ पे पेट्रोलिंग के ऊपर अग्रीमेंट हुए हैं, वो जो बफर जोन बना था वहाँ पर अब गश्त कर सकेगी दोनों तरफ की सेनाएं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोई डी एस्केलेशन हो गया है। तो इस समय कंसर्न सुरक्षा के लिहाज से क्या है और क्या उम्मीदें हैं आगे, किस राह पे बढ़ना चाहेंगे कि बढ़े दोनों तरफ की सेनाएं? देखिए, सुरक्षा के लिहाज से नगमा बहुत ज़्यादा कंसर्न्स हैं। और पहली बात,
सुरक्षा और डेवलपमेंट, जिसमें ये ट्रेड और ये सब आ जाता है, वो साथ कोलेटरल है, दोनों इकट्ठे चलते हैं। अभी स्टार्ट पॉइंट है सुरक्षा। कारण ये है कि जब तक बॉर्डर्स पे पीस और ट्रैंक्विलिटी नहीं होगी तब तक ये सब कुछ आगे मुश्किल है। और आपको पता है गलवान के बाद काफ़ी फर्क पड़ा था ट्रेड और कारोबार में। तो कहने का मतलब है प्रायोरिटी कंसर्न है कि सुरक्षा, जो पीस एंड ट्रैंक्विलिटी वो होना चाहिए। और जैसे प्रधानमंत्री जी ने भी बोला है कि पहली बात हमारा मुद्दा क्या है, शांति होनी चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए, स्थिरता, और साथ ही में डेवलपमेंट होना चाहिए। तो स्टार्ट पॉइंट है शांति और स्थिरता, और वो वहीं हो सकती है जहाँ के हमारे बॉर्डर्स पे। लेकिन अब कंसर्न्स क्या हैं? देखिए, पहली बात, एक ये स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है, उसमें कोई शक नहीं है, दोनों देशों के हित में है और इस रीजन के लिए भी हित में है। लेकिन आपने बीच में एक और चीज बताई थी, जो चाइना का और पाकिस्तान का रिलेशनशिप है, वो भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। दोनों देशों में कल्यूसिविटी है, और खासकर सिपेक है। और जो आज हमारा 5180 स्क्वायर किलोमीटर टेरिटरी है जो पाकिस्तान ने चाइना को दी है, शक्सगाम वैली, वहाँ पर अभी जो कुछ रिपोर्ट्स हैं कि वहाँ पर ये काराकोरम से वहाँ पर शक्सगाम वैली में भी एक ट्रैक बना रहे हैं, ये रोड बना रहे हैं, और वो हमारे लिए एक थ्रेट बन जाता है सियाचिन ग्लेशियर के लिहाज से। तो कहने का मतलब है, ये जो बॉर्डर का इलाका है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंसर्न्स हैं। पेट्रोलिंग होगी, नहीं होगी, कैसे होगी, ये सब अभी डिसाइड होगा, और ये डिसाइड होगा ग्राउंड में। और जैसे आपने कल देखा, आर्मी चीफ का भी स्टेटमेंट बहुत महत्वपूर्ण था। सबसे पहला सवाल था ट्रस्ट, और आज प्रधानमंत्री ने भी बोला है म्यूचुअल ट्रस्ट। तो ये म्यूचुअल ट्रस्ट कैसे हो रहा है? पहली बात, जो दोनों सेनाओं ग्राउंड पे हैं, जी। दोनों तरफ के कमांडर्स मिल रहे हैं, और ये इसीलिए ये स्थिति आई है, तभी ये हमारे प्रधानमंत्री और फॉरेन सेक्रेटरी ये अनाउंस कर पाए थे। तो ये स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है। तो मेरे को लगता है कि सेंसिटिविटीज तो रहेंगी। देखिए, हमारे बड़े कॉन्फ्लिक्ट हैं, और आज की तारीख में सिर्फ एक ही बॉर्डर इलाका हमारा रिजॉल्व हुआ है, वो है सिक्किम के साथ। सिक्किम 2003 में चाइना ने रिकॉग्नाइज किया है। ना वो अरुणाचल प्रदेश को करता है, ना सेंट्रल सेक्टर जो 12 होती है, और पर ना आपको लगता ईस्टर्न है कि लद्दाख ये सेक्टर में। एग्जिस्टिंग बॉर्डर प्रॉब्लम्स जहां जहां पे हैं हमारे, वो सीमा विवाद अपनी जगह पर है, उस पर बात आगे नहीं बढ़ी, उसके बावजूद अब इस नए दौर में नए रिश्ते जो हैं वो बन सकते हैं? जैसा जयंत कृष्णा कह रहे थे कि जितना ज़्यादा कारोबारी रिश्ता भी बढ़ेगा, वो नए जियो स्ट्रैटेजिक रिश्ते को भी बढ़ाएगा या बनाएगा। हाँ बिल्कुल, देखिए ये तो जरूरी है। ये हाँ, ये जो नए स्ट्रैटेजिक रिश्ते हैं ये बढ़ने चाहिए, और दोनों देश के हित में है। लेकिन प्रॉब्लम हो जाती है, देखिए मैं अपनी खुद वहाँ ब्रिगेड नथुला में कमांड किया है एज अ ब्रिगेडियर, फिर मैं बाद में मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट में पूरा चाइना बॉर्डर देखता था, और ये ईस्टर्न लद्दाख में मैं कर्नल जीएस डिवीजन था, एक डिवीजन का था। तो जो मेरा तजुर्बा है चाइना के साथ है कि ये पिन प्रिक्स करते रहेंगे। अब वो कौन गारंटी देगा कि ये पिन प्रिक्स भविष्य में नहीं करेंगे? और अगर इन्होंने पिन प्रिक्स किए, क्योंकि देखिए अनरिजॉल्व बॉर्डर्स हैं सिर्फ सिक्किम का इलाका छोड़ के, और आज यही वही चाइना है जो भूटान में भी इंकर्जन कर रहा है। और जब मैं नथुला ब्रिगेड कमांड कर रहा था, तो भूटान का इलाका एमके रिजर्व, वहां पर ये काफी, और आपको पता है डोकलम प्लेटो में घुसे थे, और साथ में एमके रिजर्व भूटान का, उधर भी ये अभी घुस रहे हैं और काफी इंट्रूजन्स कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है, एक तरफ बातचीत तो अच्छी बात है, लेकिन ये बॉर्डर इश्यू जब तक रिजॉल्व नहीं होंगे, और हिंदुस्तान ने हमेशा बोला है कि ये बॉर्डर इश्यू रिजॉल्व होना चाहिए। अब आप देखिए, कंटेंशियस इश्यूज वो अरुणाचल प्रदेश को अपना देश बताते हैं, अपने मैप में दिखाते हैं, लद्दाख को वो ये ऑक्साइड चेन उनके पास है, और शक्सगाम वैली उनके पास है, बाराहोती इलाका जो मिडिल सेक्टर है वहाँ वो क्लेम करते हैं। तो जब तक ये सारी इश्यूज तो रिजॉल्व अभी जो नहीं बायलैटरल होंगी, बातचीत हुई मेरे है या जिस तरह का अग्रीमेंट हुआ बॉर्डर पे, वो किसी तरह के इस ऐसे किसी भी मसले को रिजॉल्व नहीं करता है। लेकिन हाँ, ये है कि जो इतने सालों से 4-5 सालों से एक स्टैंड ऑफ था, उसमें कमी आई है और सकारात्मक माहौल में आगे एंगेजमेंट हो सकती है। ये आप मानते हैं? मेजर जनरल संजय मेस्टन, आप होपफुल हैं कि, क्योंकि ऐतिहासिक तौर पे चीन की एक स्ट्रैटेजी रही है, जो उनकी वॉर की स्ट्रैटेजी है कि वो अगर एक कदम पीछे खींचते हैं तो फिर 2 कदम आगे भी बढ़ाते हैं, और इस समय भरोसा बनाना वापस गालवान के बाद वो एक बड़ी चुनौती रहेगी। बिल्कुल, मैं तो साफ साफ बोलूंगा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। चीन के 14 देशों, मैं ये बोल रहा हूँ, चीन के 14 देशों के साथ ये बॉर्डर्स हैं, और आज 12 देश के साथ सॉल्व हो चुके हैं बॉर्डर, सिर्फ भारत के साथ और पर ये भूटान के साथ सॉल्व नहीं हुआ है।
तो मैं बोल रहा हूँ, अगर चीन में इतना वो चाहता है कि कारोबार बढ़े, सब कुछ बढ़े, तो आज चीन बॉर्डर क्यों नहीं रिकॉग्नाइज कर देता है? अरुणाचल प्रदेश को रिकॉग्नाइज करे, अक्साई चीन को रिकॉग्नाइज करे और हमारा शक्सगांव वैली वापस कर दे। सारी समस्या का हल वहीं पर है, वो हो जाएगा। लेकिन मैं आज आपको बता रहा हूँ, ये बॉर्डर का हल होएगा ही नहीं, क्योंकि चीन की मंशा ठीक नहीं है। यही शी जिनपिंग ने एक चीज क्या बोली, शी जिनपिंग ने 2021 में बोला था कि हम बॉर्डर विलेजेस बना रहे हैं और बॉर्डर विलेजेस को गवर्न उस प्रकार करेंगे कि वो एक की हो जाएगी, हमारी जो गवर्नमेंट की गवर्नेंस की वहां की हो जाएगी और हम स्टेबिलिटी चाहेंगे तिब्बत ऑटोनोमस रीजन की, जो तिब्बत का जी, इलाका है। जी। तो अगर उनकी मंशा ये, और आपने देखा इतने वो बॉर्डर विलेजेस बना रहे हैं, तो ये लॉन्ग रन में तो इनकी कुछ मेरे को मंशा ठीक नहीं लगती है, बट शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है। लेकिन तो मेरे आप ख्याल इस पे जयंत कृष्णा, लॉन्ग टर्म पे क्या है, अगर चीन की मंशा क्या है, और अगर बॉर्डर की समस्या बनी हुई है उसको हल करने की मंशा नहीं है, लेकिन बावजूद इसके आज के दुनिया की वास्तविकता और प्रैक्टिकलिटी ये है कि ट्रेड को लेकर हम आगे बढ़ें, क्योंकि उसको बंद करना, या भारत और चीन के बीच में ट्रेड वैसे भी बंद नहीं हुआ, पिछले 4 सालों में जो तनाव रहा उसके बावजूद ट्रेड अपनी जगह पे था और ठीक ठाक चल रहा था जयंत कृष्णा। तो इसलिए ये नहीं अब कह सकते कि ये बिल्कुल बंद हो सकता है, क्योंकि ये मुमकिन नहीं है अब, चाहे बॉर्डर इश्यूज सॉल्व हो या ना हो। जी बिल्कुल। नगमा, मुझे लगता है कि बॉर्डर इश्यूज के जो भी अनरिजॉल्व इश्यूज हैं, अभी आपने देखा कि ईस्टर्न लद्दाख रीजन में किस तरह से जो 4 सालों का जो स्टैंड ऑफ था, वो पेट्रोलिंग के सिलसिले में और बाकी चीजों में कुछ समझौता हुआ है। तो इस तरह से और भी समझौते होने की जरूरत है और ये डिस्प्यूट्स रिजॉल्व होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इंडिया अगर ये एटीट्यूड ले कि हम जब तक बॉर्डर इश्यूज सारे इरिटेंट्स नहीं रिजॉल्व होंगे तब तक हम इकोनॉमिक टाइज पे बल नहीं देंगे, तो वो मुझे लगता है वो सही स्ट्रैटेजी नहीं होगी। क्योंकि आज की दुनिया में आप किसी भी दो मुल्कों के बीच के रिलेशनशिप को देख लीजिए, वो आर्थिक धरातल पे उनकी बुनियाद बनती है और बाकी सब चीजें बाद में आती हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हम इकोनॉमिक टाइज को भी उतने ही प्रोग्रेसिवली आगे बढ़ें तो हमें बॉर्डर इशू रिजॉल्व करने में भी आसानी होगी। हमें बातचीत का सिलसिला कभी बंद नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अभी आज की दुनिया की सच्चाई ये है कि अगर कारोबार के रिश्ते जो हैं उसमें तेजी हो तो शायद बॉर्डर इश्यूज को हल करने में भी तेजी आएगी, ऐसा मानना है आपका। जयंत कृष्णा, धन्यवाद आपका, और संजय मेस्टन आपका, मेजर जनरल संजय मेस्टन हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस वक्त हम सच्ची पड़ताल में एक ब्रेक लेंगे। एक सवाल बना हुआ है कि क्या चीन के साथ कारोबार में फिर से तेजी आएगी। और एक खबर अब तुर्की से, वहां की राजधानी अंकारा में आज एक आतंकी हमले में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। तुर्की की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के मुख्यालय के बाहर ये धमाका सुना गया। वहां के गृह मंत्री अली यार्लिकाया ने इसे आतंकी हमला बताया है। ये एरोस्पेस इंडस्ट्रीज तुर्की सरकार और उसकी फौज के अधीन है। तुर्की से करीब 25 मील दूर ये हमला हुआ। खबर ये भी है कि वहाँ गोलीबारी हुई है और कुछ लोगों को अगवा कर लिया गया है।